जैसा कि आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड में देखा किस तरीके से आत्माएं दिया को घेर लेती हैं, तब आपके सामने 3 सवाल थे। आखिर वो लड़की कौन थी, कैसी ट्रेन थी वो, और वो जले चेहरे वाले लोग कौन थे। इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए जाना होगा फ्लैशबैक में इस रहस्यमयी घटना के लगभग 1 महीने पहले। कॉलेज का कैंपस, कई लड़कियां घेरा बनाए खड़ी थीं। लड़कियों की मस्ती मजाक जारी थी। आपको तो पता ही होगा, लड़कियों की बहुत सी जरूरी बातें होती हैं, जैसे किसी का किसके साथ अफेयर चल रहा है, कोई नई फिल्म रिलीज हुई जिसमें हीरो ने अपनी शर्ट उतारी, या फिर जूनियर्स का बकरा बनाना। इन सब बातों के बीच एक नेहा नाम की लड़की पूजा को बुलाती है। पूजा सांवली लंबी सी थी, जिसके उभरे नैन नक्श थे, लंबे काले बाल। वह एक तरीके से उनकी लीडर थी और सच में बहुत खूबसूरत थी। नेहा ने पूजा का दुपट्टा हाथ में लेकर पूछा, ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा? पूजा ने जवाब दिया, मत पूछ नेहा, अब तो आदत डाल ले इन सब की। क्या मतलब? वही लफंगे और क्या। कॉलेज में कंप्लेन करो तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, पुलिस वाले कान में तेल डालकर बैठे हैं। घर पर कंप्लेन करो तो उल्टा हमें ही घर बैठा देंगे। कॉलेज आना बंद। असल में ये उस कॉलेज के हर लड़की की समस्या थी। कॉलेज आने जाने वाले एकमात्र रास्ते पर वहाँ अक्सर लफंगे अपना जमघट लगाए बैठे रहते थे। वे अश्लील लाइन्स मारने के अलावा कई बार हाथ मारना, पान थूकना या दुपट्टा खींचने से भी नहीं चूकते थे। लड़कियों ने कई बार शिकायत की पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लफंगों में कुछ स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। अब तो कॉलेज के लड़कों की भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। जब उन लोगों ने मेरा दुपट्टा खींचा तो उन कमीनों में वो कमीना दीपक भी था। ये सुनने के बाद नेहा गंभीरता से कुछ सोचने लगी। क्लासरूम में लेक्चर जारी था। नेहा ने अपनी बाईं तरफ देखा। दीवार से लगी बेंच पर वहाँ दीपक बैठा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि उसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। ये वे लोग हैं जिन्हें अपने माँ बाप की औलाद बोलना भी गलत था। हाँ, उन्हें बोला जा सकता है कि वो अपने माँ बाप की गलती थी जो धरती पर आ गए। दीपक नेहा को अपनी तरफ देखता हुआ हैरान हो गया। नेहा ने मुस्कुरा दिया। जवाब में दीपक भी हंसा तो गुटकों से रचे उसके घिनौने दांत बाहर आ गए। एक्चुअली नेहा उसे देख रही थी, ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी। कुछ देर बाद उसके टेबल पर एक कागज का गोला आकर गिरा। दीपक ने उसे खोलकर देखा। उस पे लिखा था, तुम्हारी हॉस्टल के पीछे रात 11 बजे। उसने हैरानी से मुड़कर नेहा की तरफ देखा। वह अभी भी उसको देखकर मुस्कुरा रही। वह गुब्बारे की तरफ फूलने लगा। नेहा उसे मिलने बुला रही थी, वह भी रात में और अकेले। क्या बात है। रात के 11 बज रहे थे। वह बार बार खिड़की पर जाकर देख रहा था। कुछ देर बाद एक सीटी की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो वहां नेहा खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को खिड़की से कूदने से रोका। वह जल्दी में पलटा। फुसफुस करके एक वाहियात से परफ्यूम की आधी बोतल अपने ऊपर खाली कर वह भागते हुए नीचे पहुंचा, पर वहां से नेहा गायब थी। वो आवाज लगाता है, नेहा, नेहा, अरे कहाँ गई तुम? झाड़ियों के पीछे हो क्या? अरे काहे शर्मा रही हो? खुद ही तो बुलाया था हमको। ओए, अरे। तभी पीछे से कोई आया। ऊपर से उसके चेहरे और गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया और झाड़ियों में खींच के ले गया। और उसके बाद हॉकी, लट, सैंडल, थप्पड़, लात, घूसे, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जिसका स्वाद उसे ना मिला हो। वह जैसे तैसे खुद को बचाता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर पुलिस कंप्लेंट करता है नेहा के खिलाफ। पुलिस नेहा को बुलाती है और उससे पूछती है, पर ये तो कहता है कि इसने आपको ही देखा था। यह है इंस्पेक्टर पांडे। वह 50 की उम्र में पहुंचा डरपोक, डब्बू और मौका परस्त पुलिसिया था, जिससे कुछ होता तो ना था, बस रौब झाड़ना आता था। नेहा कहती है, इसके कहने से क्या होता है, मैं उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ थी, ग्रुप स्टडी के लिए। अरे यही थी, देखिए चिट्ठी लिख के बुलाई थी हमको। तभी नेहा कहती है, अरे कमाल करते हो पांडे जी, अब स्टैंडर्ड गिराओगे हमारा। एक यही चिरकुट बचा है हमारे पास लव लेटर देने के लिए। दिया ने सलमान के अंदाज में पांडे जी कहा तो इंस्पेक्टर फूल के गोलगप्पा हो गया। वो दीपक से कहता है, ए क्या बकता है, नेहा मैडम ऐसी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कभी बिना सिर पैर की शिकायत किए ना तुम्ही को धर के अंदर कर देंगे। अरे भाग ससुर, चले आते हैं हम मरे कंप्लेन लिखवावे, और कोनो काम नहीं है का हमारे पास। भाग। दिया बाहर आ गई जहाँ उसकी सहेलियां खड़ी थी। दिया, तू ठीक है ना? कुछ पंगा तो नहीं हुआ? अरे नहीं यार, उस पंख नीचे मुर्गे के लिए पांडे मुझसे उलझेगा। बाकियों का कुछ नहीं कर सकते, पर इस दीपक जैसे की तो मिट्टी झाड़ ही सकते हैं ना। तभी पीछे से आवाज आती, साली। सबने पीछे मुड़कर देखा। दीपक एक बाइक पर बैठा हुआ उसके सामने था और कहता है, तेरे को तो मैं देख लूंगा। उसने पहले नेहा और पूजा पर अपनी एक नजर डाली। पिछली रात की धुलाई के बाद उसकी एक आंख पूरी खुल ही कहाँ रही थी। नेहा कहती है, दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो यहीं पटक के मारूंगी। उस समय तो दीपक वहां से चला जाता है। 3 दिन बाद जब सब दोबारा कॉलेज के बाहर इकट्ठा थे
तब नेहा की एक सहेली ने उसे आकर खौफनाक खबर सुनाई कि पूजा के चेहरे पर किसी ने ब्लेड मार दिया था और वो हॉस्पिटल में है। नेहा गुस्से में धड़कने लगी। वो सोचने लगी, दीपक जैसे छिछोरे की इतनी हिम्मत नहीं, जरूर उन लोगों की हरकत होगी जो आते जाते छेड़खानी करते हैं। वो गुस्से में पुलिस स्टेशन की ओर जाती है। आज तो पांडे को जवाब देना ही होगा, वरना देखती हूँ मैं अभी मीडिया के पास जाऊंगी। बस अब बहुत हुआ, साला बूंदी का लड्डू इंस्पेक्टर है कि मजाक। नेहा धधकते हुए इंस्पेक्टर के ऑफिस में घुस गई। वे गुस्से में खौल रही थी। मैं पूछती हूँ कि वो चुप हो गई और मूर्ति की तरह स्थिर सामने देखने लगी। आज सीट पर फटे तरबूज की तरह पांडे जी नहीं बल्कि कोई दूसरा इंस्पेक्टर था। ऊंचा गोरा चिट्टा। दिया ने उसकी लंबी नाक और गहरी आंखों वाले चेहरे को देखा और वो सब कुछ भूल गई कि वो क्यों आई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, कहिए क्या पूछ रही थी आप? वो पांडे जी, उनका ट्रांसफर हो गया, अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। विल यू प्लीज सिट? ओह अच्छा, वो मैं। नेहा जल्दी से बैठ गई और उसने सारी समस्या उस नए इंस्पेक्टर के सामने रखी। इंस्पेक्टर सोचते हुए कहता है, गंभीर समस्या है और कोई कुछ करता भी नहीं। कई बार फोन भी किया इधर पर कोई उठाता ही नहीं। देखिए, मुजरिम को केवल अपराध करते वक्त ही पकड़ा जा सकता है। आप मेरा पर्सनल नंबर भी रखिए और जैसे ही इस तरह की कोई घटना हो, तुरंत, चाहे कोई भी वक्त हो, आप मुझे कॉल कर दीजिए। दिया हक्का बक्का सी देखने लगी। ऐसे व्यवहार की उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसने अपने मोबाइल पर नए इंस्पेक्टर साहब का नंबर ले लिया। फिर स्वयं ही उसकी नजर उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर गई, विनय शर्मा। थैंक यू सर। बाहर आते समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार कितना हैंडसम है। वो जाकर अपनी सहेलियों से मिलती है और उन्हें बताती है, तुझे क्या लगता है वो कुछ करेगा? अरे नेहा, कहाँ गुम है? नहीं, कहीं नहीं। और क्यों नहीं करेगा? आखिर उसने अपना नंबर दिया है। उसकी दूसरी सहेली कहती है, तेरा तो एनकाउंटर कर ही डाला पट्टे ने। ए नेहा, बताना कैसा है? नेहा अपनी सहेली को कुछ जवाब दे पाती इससे पहले उसकी सहेली झटके से रोड पर गिर गई। आरती, क्या हुआ तेरे को? वे लफंगे आ गए थे। उनमें से एक ने ही धक्का दिया था। वे अश्लीलता से हंसते हुए उनके चक्कर काटने लगे। नेहा ने बिना समय गवाए इंस्पेक्टर विनय को कॉल लगाया। उनमें से एक लफंगा कहता है, हो गया, लगे हाथ आर्मी भी बुला लो अब। नेहा शांति से खड़ी थी और अपनी सहेलियों को भी शांत किया। ना वो गुस्सा थी, ना ही भागने की कोशिश की। तभी एक ने आगे बढ़कर उसका स्कार्फ छीन लिया। नेहा गुस्से में तेरी माँ की सटाक से एक रहपट मारा। वह मवाली भी गुस्से में बिफरता आगे बढ़ा, पर अचानक ही रुककर बाईं तरफ देखने लगा। पुलिस की जीप पहले तो कभी नहीं आई और जीप से विनय उतरा। नेहा उसे देखकर भूल गई कि वहाँ क्या हो रहा था। फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। सभी लफंगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ लफंगों की विनय ने पिटाई भी की। जब आखिरी लफंगे को पकड़कर जीप में डाला तो वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आसपास के लोग और दुकान वाले भी उन लफंगों से परेशान थे। किसी को कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। सारी लड़कियां तैयार हो गई। नेहा ने अपनी सहेलियों को तिरछी निगाह से देखा तो सभी शांत हो गई। ऑफिस में विनय के सामने बैठी नेहा जानबूझकर धीरे धीरे शिकायत दर्ज करा रही थी। जब भी विनय का ध्यान कहीं और होता तो वो उसे निहारने लगती। तभी धड़धड़ाते हुए कई चमचों के साथ मनोज दिवाकर ने ऑफिस में प्रवेश किया। मनोज दिवाकर, वे लफंगे जिस पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, मनोज दिवाकर उसी पार्टी के लीडर का बेटा था। मनोज दिवाकर को अपने पिता के रुतबे का घमंड था। उसे अपने उन लफंग दोस्तों का गिरफ्तार होना खल गया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विनय भी बहुत ईमानदार और कर्मठ था। 3 साल की नौकरी की अवधि में 3 बार ट्रांसफर हो चुका था। वो कहता है, साहब मेरे आदमियों को अभी के अभी लॉकअप से बाहर निकालो। अगर नहीं निकाला तो जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। ये तो मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ए पुलिसिए, ज्यादा रोब दिखाया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, और तुमने अपने पिता का रोब दिखाया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारी सेहत के लिए। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दूंगा और जुर्म होगा मेरे साथ मारपीट। विनय के तेवर देखकर मनोज दिवाकर ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन जाते जाते भी अपनी अकड़ दिखा कर गया। जा रहा हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज के तुम्हारे व्यवहार की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे जा जा। नेहा मुग्ध भाव से लगातार इंस्पेक्टर विनय को देखती जा रही थी। ओ हेलो मैडम। हाँ, दरअसल मैं मनोज दिवाकर और उसके लफंगे दोस्तों के प्रति आपके रुख से काफी प्रभावित हुई। आपने हम लड़कियों की हेल्प की और एक नेक काम किया है। अरे ये तो मेरी ड्यूटी है। देश के हर एक नागरिक को बराबर सुरक्षा देना पुलिस का कर्तव्य है। थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। इसके बाद नेहा वहां से चली गई। वो आगे भी शिकायतें लेकर आती और विनय उसकी कार्यवाही करता। नेहा का कभी पर्स गुम हो जाता तो कभी खुद ही अपनी स्कूटी को जानबूझकर कहीं छोड़ आती और फिर होता उसका पसंदीदा काम, विनय के सामने बैठकर कंप्लेन दर्ज कराना। पर हमेशा उसी का सामान चोरी हो ये तो जरूरी नहीं, लेकिन उसने उसका भी तोड़ निकाल लिया था।
एक दिन अपने वॉचमैन को लेकर पहुंच गई पुलिस स्टेशन और विनय के सामने बैठकर उसके बेटे की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने लगी। सॉरी, जब तक इनके बेटे को गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाते हम गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिख सकते। अरे साहब जी, बेवड़ा आवारा है, 1 नंबर का, पड़ा होगा कहीं। हम तो बोले भी नेहा बिटिया को लौट आएगा, पर ये मानी नहीं। वह तो पहले भी गायब हुआ है। ओह, लेकिन आपने ये मुझे बताया क्यों नहीं कि वो पहले भी गायब हो चुका है? अच्छा ठीक है, मैं 24 घंटे बाद आती हूँ। विनय उसे जाते देखता रहा। तभी पास खड़ा हवलदार कहता है, देख लीजिएगा सर, 24वां घंटा बीतेगा ही नहीं, वह फिर यहाँ आ जाएगी। एक दिन सुनसान कॉलेज के ही एक खाली क्लासरूम में एक लफंगे ने दीपा को आकर पीछे से दबोच लिया, पर मौके पर ही लाइब्रेरी से निकल रही नेहा और उसकी 2 सहेलियों ने सब देख लिया। वह दोनों तो डर कर भाग गई, पर नेहा ने हिम्मत करके शोर मचा दिया। लेकिन इससे पहले भीड़ जमा होती, नेहा के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा लाश बनाकर मनोज दिवाकर और उसके कई दोस्त वहां से भाग निकले। नेहा की माँ कहती है, तेरी उम्र में लड़कियां पार्लर जाती हैं, मूवी जाती हैं, पार्टी करती हैं, और तू जब देखो पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटती रहती है। ओफो मम्मी, जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। रह रहकर उसे वो सब याद आ जाता जो दीपा के साथ हुआ। अब तक वे चारों दोषी आजाद थे, क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी? इसकी मम्मी कहती है, देख अपनी बड़ी बहन को, इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है इतनी बड़ी कंपनी में, फर्स्ट ईयर में ही नचिकेत को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, और एक तू, एक काम नहीं हुआ तुझसे, सेकंड ईयर बीतने आया और कोई मिला ही नहीं तुझे। मम्मी चुप हो जाओ अब। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी ने जाकर गेट खोला और नेहा करती हुई नेहा को बुलाने आ गई। क्या हुआ, कॉकरोच देख लिया आपने? अरे बाहर एक हैंडसम सा लड़का आया है और तुझे पूछ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद 16 साल की हो गई हो। क्या? नेहा बाहर आई, वहां विनय था। अरे आप? मम्मी ये देखकर फूली नहीं समाई कि नेहा का चेहरा लाल पड़ गया था। हालांकि नेहा उस वक्त बहुत परेशान थी, दीपा को लेकर बहुत दुखी भी थी, पर ऐसे में भी वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि सिविल ड्रेस में भी क्या कमाल लग रहा है। विनय कहता है, वे चारों इसलिए आजाद घूम रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है। नेहा, क्या तुम गवाही दोगी? नेहा के मम्मी पापा डर गए और नेहा भी सोच में पड़ गई। फिर ना जाने किस पागलपन के कारण वह तैयार हो गई। शायद उसे दीपा के लिए अफसोस था, शायद वे मनोज दिवाकर से हद से ज्यादा नफरत करती थी, या फिर विनय पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। खैर, नेहा की गवाही से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह जितने बड़े रक्सुकदार बाप की औलाद था कि ऐसा संभव ही ना था। कुछ ही दिनों में वो छूट गया और अदालत में उसका केस नहीं टिका। असली तबाही अभी बाकी थी। एक दिन कॉलेज से घर आते समय नेहा को एक चलती कार में खींच लिया गया, जिसने गवाह बनने की जुर्रत की थी। मनोज दिवाकर और उसके दोस्तों ने भी नेहा के साथ वही दरिंदगी की। विनय ने उसे एक होटल के कमरे से ढूंढ निकाला, पर वह भी अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। इसी बीच खबर आई कि दीपा, जिसका पहले बलात्कार हुआ था, उसने हॉस्टल की छत पर लटक कर फांसी लगा ली। विनय इन सबका दोषी खुद को मान रहा था। वह कुछ कर नहीं पाया था, ना नेहा के लिए ना दीपा के लिए। उसने कई बार नेहा से मिलने की कोशिश की, फोन किया, पर नेहा उससे मिलने को तैयार ही नहीं थी। ना ही नेहा ने उसका फोन उठाया। नेहा को अस्पताल से घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। वह बाहरी दुनिया से जैसे कट सी गई थी। एक दिन नेहा के पिता नाश्ते के टेबल पर बोले, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं और चलें? हाँ प्लीज, मैं इन लोगों के ताने सुन सुनकर उकता गई हूँ। इसकी बड़ी बहन के साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कल ही मिसेस गुप्ता हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मतलब माना कि पेपर में हमारी फोटो आती है, पर दिस इज टू मच यार। नेहा की माँ बहुत बेसब्र महिला थी, जिसकी नजर में सामाजिक रुतबे से बड़ा कुछ नहीं था। नेहा अपनी माँ को उपेक्षा से देखती हुई बोली, कहाँ जाएंगे पापा? वापस गांव? वहां तो लोग और भी तमाशा करेंगे ना। खैर चल सकते हैं, उन लोगों की लाइफ भी बड़ी बोरिंग सी है। मैं जाऊंगी तो कुछ मसाला हो जाएगा, मेरे बारे में थोड़ी बातें ही कर लेंगे। पापा थोड़ी देर सोचते रहे। बेटा, मेरे एक दोस्त का घर है पहाड़ों पर, छोटा सा कस्बा है, वो आजकल वहां रहता नहीं। हम भी वहीं चलते हैं। खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, वहां कोई हमें तंग भी नहीं करेगा, कोई जानता ही नहीं। कुछ दिन आराम से रहेंगे। नेहा ने सहमति में सर हिला दिया। नेहा उठकर अपने रूम में आ गई। उसने अपना फोन देखा, 2 मिस कॉल विनय की। पता नहीं क्यों अब विनय को लेकर उसमें वो उत्साह नहीं रहा। वह जानती थी कि जो कुछ हुआ उसमें विनय की कोई गलती नहीं, वो तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। पर फिर भी जो हुआ उसने उसके और विनय के बीच एक खाई का काम किया, दूरियां बना दी। तभी फोन बजा। हेलो, नेहा कैसी है? दी
नहीं नेहा, तू बहादुर है ना। बचपन में भी देख मैं कैसे डर जाती थी, पर हर चीज का तू जो मैं इडियट हूं दी। नेहा फोन पर ही रोने लगती है। तब उसकी बहन समझाती, ना नेहा तू तो बहादुर है ना। बचपन में भी देख मैं कैसे डर जाती थी, पर हर चीज में मैं इडियट हूं दी, और कुछ नहीं। मती मारी गई थी मेरी जो। नेहा तूने कुछ गलत नहीं किया, वही किया जो करना चाहिए था। देख मैं जानती हूँ तू अभी दुखी है, पर तू अगर उन लोगों के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनती तब भी तुझे चैन ना आता। मैं क्या तुझे जानती नहीं हूँ? वो सब छोड़, ये बता वो हैंडसम इंस्पेक्टर दोबारा मिला कि नहीं? नेहा ने बात टाल दी और कहा, अच्छा दी हम लोग खन्ना अंकल के गांव वाले प्लेटफॉर्म हाउस पर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। सुबह की ही ट्रेन थी और रात तक वे लोग वहां पहुंचने वाले थे। सुबह सुबह नेहा घर के सामने खड़ी एक टैक्सी में सामान रख रही थी। तब एक बाइक आकर रुकी। नेहा ने चौंक कर देखा, वहां विनय था। बाइक खड़ी करके वो पास आया। नेहा उससे नजरें चुराने लगी। नाराज हो? नहीं, मैं तो बस। माफ करना, मैं कुछ। अचानक नेहा को लगा कि वो उसकी माफी नहीं सुनना चाहती। कोई बात नहीं। कहीं जा रही हो? हाँ, बस कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर। वैसे कहाँ जा रही हो? नेहा जवाब दे पाती उससे पहले पापा ने आवाज लगाई, नेहा देर हो रही है, चलो अब। चलती हूँ। और वह जल्दी से टैक्सी के अंदर बैठ गई। विनय टैक्सी को जाता हुआ अफसोस में देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से नेहा का पूरा भविष्य अंधेरे में चला गया। वह नेहा के भविष्य के बारे में सोच रहा था। नेहा ने सूटकेस नीचे रखा और चारों तरफ खाली प्लेटफॉर्म को देखा। वही भूतिया स्टेशन जहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। धुंध और अप्राकृतिक सी ठंड थी वहां। नेहा की मां ने हंसते हुए कहा, कमाल है, तुमने बताया नहीं। हम यहां बसने वाले पहले लोग हैं। अब चुप भी करो। पापा ट्रेन से उतरते हुए झुंझलाए और चारों तरफ देखने लगे। कितना सन्नाटा है। ट्रेन से भी बस हम ही उतरे। और तभी किसी के भागने की आवाज आती है और एक 22-23 साल का लड़का हाफता उनके सामने आ गया। वह हाफता हुआ बोला, चलिए टैक्सी बाहर है। तुम कौन हो? हमने टैक्सी नहीं बुलाई। मैडम जी मैं ड्राइवर, वहां मेरी टैक्सी खड़ी है, यहां से प्लीज जल्दी चलिए। वह लड़का बहुत ही उतावलेपन से बोला। वे खड़े खड़े शक भरी नजरों से उसे घूरते रहे। अरे चलिए ना, इतनी रात गए, दूसरी टैक्सी भी नहीं मिलेगी। ना जाने क्यों, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सर पर पांव रखकर वहां से भाग जाना चाहता था, पर मजबूरी में रुका हुआ था। टैक्सी एक 2 मंजिले घर के कंपाउंड में आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से सामान बाहर निकाला। अब वह आराम से गुनगुना रहा था और शांत था। अच्छा मैडम जी, ये रहा आपका बैग, मैं चलता हूं। रुको, पैसे? अरे हाँ पैसे। वह पैसे लेकर जाने लगा, पर कुछ सोच के ठिठक के रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं? कुछ नहीं, बस ये थोड़ी अजीब सी जगह है ना साहब जी। कैसी अजीब? वो जो स्टेशन है ना, वहां हम नहीं जाते। वो मेरा मतलब है रात में नहीं जाते। दिन में जाइए, पर रात में। साफ दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रहा था। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। कुछ नहीं मैडम जी, बस रात के वक्त स्टेशन पर मत जाइएगा। ये छोटी जगह है ना, क्राइम बहुत होता है और पुलिस कुछ खास नहीं। अच्छा चलता हूँ, गुड नाइट। वह चला गया। ऐसा लगता है मानो ये पगला हमारा ही इंतजार कर रहा था उस कब्रिस्तान जैसे स्टेशन पर। घर के अंदर कदम रखती हुई नेहा सोचने लगी, शायद उसकी माँ सही कह रही है। आखिर वो टैक्सी ड्राइवर क्या छुपा रहा था? क्या था उस भयानक स्टेशन का रहस्य? नेहा के परिवार को अभी क्या झेलना था? कहानी जारी रहेगी। तब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज ब्लास्टर साइनिंग ऑफ।